हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस एसआई का सेट। और आज का जो सेट है सेट नंबर 1, इसमें 100 क्वेश्चन का हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे मैथ और रीजनिंग के साथ। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें से जो नील विद्रोह है वो सुमेलित नहीं है। किसान विद्रोह दिया हुआ है और स्थान पूछ रहा है। तो नील विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, महाराष्ट्र में नहीं हुआ था। ये जो हुआ था बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। और वहीं पे अगर कूका आंदोलन जो कि पंजाब में हुआ था, इसके नेता बाबा राम सिंह कूका था। वहीं पाबना विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। और पूछे कब हुआ था, तो 1873 से 76 के बीच हुआ था, ठीक है। और वहीं पे अगर बात करें मोपला विद्रोह का, तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में और ये 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, केरल के मालाबार क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। उपरोक्त विवरण जो है किसको निरूपित करता है? तो दोस्तों, ये जो निरूपित करता है ये करता है जैव मंडल नीचे या बायोस्फीयर रिजर्व को करता है, जिसमें क्या होता है, रक्षित क्षेत्रों को एक श्रृंखला होती है जिसे संरक्षण और विकास के संबंध को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आकार स्वतंत्र रूप से डैश के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना और स्थूल रूप से समान आबादी और राज्य की सीमाओं तथा प्रशासनिक क्षेत्रों की भौगोलिक महत्व को अधीन करना। तो दोस्तों, किसी भी संसदीय क्षेत्र का जो निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा, ठीक है। और परिसीमन आयोग का जो गठन हुआ था वो 2002 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 2002 ईस्वी में हुआ था इसका गठन। और जो भी संसदीय क्षेत्र होता है उसका आकार क्या होगा, उसका निर्धारण करता है कौन? तो परिसीमन आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों, राज्यसभा के जो पादेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। इस समय जो है वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं और वही जो है इस समय राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष हैं। और इसको आर्टिकल 64 के तहत 64 के तहत ये मिला हुआ है अधिकार भारत के उपराष्ट्रपति को कि वह राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकलने वाले इंफ्रारेड किरणें को एक एकल बिंदु पर केंद्रित करने हेतु सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, सोलर कुकर में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग कुछ और चीज़ों में भी किया जाता है सोलर कुकर के अलावा, इसको भी याद रखेंगे, जैसे कि नाई का शीशा या हजामती दर्पण में, गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च लाइट में, चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ होता है दोस्तों वो भी अवतल दर्पण की तरह ही कार्य करता है। और सोलर कुकर जो यहाँ पे दिया हुआ है वो तो होगा ही, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम बताना है। तो स्वेज नहर जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? मिस्र में है। और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? स्वेज नहर, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि दक्षिण दिशा में पड़ने वाली झीलों, उत्तर से दक्षिण दिशा में पड़ने वाली झीलों का सही क्रम बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लेक मंजला और लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। तो ये हो जाएगा उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका क्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है? समवर्ती सूची का हिस्सा कौन है दोस्तों इसमें से? तो इसमें इसका जो सही जवाब होगा वो होगा किसी अपराधी का एक राज्य से दूसरे राज्य में निष्कासन। तो ये जो है दोस्तों किसी अपराधी पे जो एक राज्य से दूसरे राज्य में निष्कासन होगा ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची जो है दोस्तों 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। और इसमें टोटल कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय को रखा गया है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने
साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रहने के लिए, साइबर स्पेस को महिला और बच्चों को सुरक्षित बनाने हेतु साइबर हर नामक 1 महीने का आभासी जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो ये जो शुरू किया गया दोस्तों साइबर हर, ये तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करता है, जिसको अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। और ये नियुक्त करेगा दोस्तों किस आर्टिकल से? तो आर्टिकल 76 से। ठीक है, ऑप्शन में 2 बार 76 दिया हुआ है, तो दोनों सही है, आर्टिकल या अनुच्छेद 76। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान का प्रयोग किया जाने वाला गैस कौन सा है? तो गहरे समुद्र में गोताखोर के द्वारा जो गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो किसका किया जाता है? तो वो किया जाता है हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को किया जाता है। ठीक है, इसका कारण ये है कि अधिक नीचे, जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे समुद्र तल पे, तो क्या होता है, दाब बढ़ता है, और अधिक दाब पे हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलय होता है। इसी के कारण हीलियम और ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, न कि नाइट्रोजन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश पौधे के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशीय स्थान के साथ अनिर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों पैरेकाइमा जो है दोस्तों पौधे के नरम हिस्सा होता है, ये पैक होता है और पौधे को सहारा प्रदान करता है। तो पौधे को सहारा प्रदान कौन करता है, ये भी पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं होता है? तो दोस्तों मात्रक किसका नहीं होता है? तो मात्रक इसमें से पूछ रहा है, तो इसमें आपेक्षिक घनत्व जो है उसका मात्रक नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का मात्रक नहीं होता है, क्योंकि दो डेंसिटी का रिलेशन निकाला जाता है, तो बट्टे में दोनों कट जाता है, जिसके कारण इसका कोई मात्रक नहीं होता है। वहीं पृष्ठ तनाव का बात करें तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, वहीं द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, और आवृत्ति की मात्रक पूछेगा तो हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ संबंधित है? तो उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? और जैन धर्म से संबंधित है, और इस ग्रंथ में कमलावती रानी की चर्चा मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या दिया हुआ है, इसमें रिक्त स्थान में छोटी से छोटी कौन सी संख्या रखी जाए जिससे 11 से वो विभाज्य हो जाए? तो 11 से विभाज्य होने वाली संख्या को निकालने के लिए एक सूत्र है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सम पोजीशन पे है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 8 7 6 5 9 2 1, इस जो खाली जगह है उसको x मान लेंगे, तो जो भी सम जगह पे है उसको ऐड कर लेंगे, और फिर जो विषम जगह पे है उसको ऐड कर लेंगे, और दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 8, इसका जो हो जाएगा 8 + 6 + 9 + 2 माइनस, कैसे कर रहे हैं आप लोग को पता चल रहा है, 7 + 5 + x + 1, दोनों को माइनस करेंगे दोस्तों, तो दोनों को जो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12x + x आ जाएगा। इसको जो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 + x आ जाएगा। और हमको इसको क्या करना है, या तो 11 से जब बड़ा हो तो या तो 0 के बराबर करना है या 1 के बराबर करना है। तो इसको जो हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, सॉरी ये माइनस है, 12 - x है, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या जो है उसको ऐड करेंगे सम पोजीशन पे जो है, फिर विषम वाले को ऐड करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश चेचक और खसरे से मुक्त घोषित हुआ है? तो चेचक और खसरे से मुक्त घोषित होने वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा मालदीव और श्रीलंका जो है दोस्तों किससे, चेचक और खसरे से मुक्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसका है? तो ये जो कविता संग्रह है दोस्तों, ये सरोजिनी नायडू का कविता
संग्रह है। सरोजिनी नायडू जो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ जेल में थी, यरवदा जेल में। और ये सरोजिनी नायडू से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पहली भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कब? 1925 ईस्वी में। ठीक है, पहली महिला यही थी, भारतीय महिला। अगला क्वेश्चन है मोती के अवयव है, तो मोती के कौन कौन अवयव होते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एर्गोनाइट और कांचीयोलिस। एर्गोनाइट जो होता है दोस्तों ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये 85% होता है मोती में। वहीं कांचीयोलिन जो होता है ये 10% होता है। और कांचीयोलिन जो है दोस्तों ये क्या है? ये एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है, ये एक तरह का प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त होता है? देखिए इसमें ना दोस्तों 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर समान अधिकार प्राप्त नहीं पूछे तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 4। वित्त विधेयक का संबंध में जो अधिकार प्राप्त है केवल लोकसभा को प्राप्त है और बाकी सभी में जो हो जाएगा दोस्तों, बाकी सभी में तीनों में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो अगर एक ऑप्शन सही करना है तो इसके लिए यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ से है। अगला क्वेश्चन है कि एक दूध वाला 20% लाभ कमाता है यदि वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए बताते हैं आपको। 20% लाभ कम आता है तो मानते हैं कि माना कि दूध कितना है? दूध क्या है? 1 kg। 1 kg है तो दूध का मूल्य क्या हो जाएगा? दूध का मूल्य मान लेंगे 100 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? दूध 20% लाभ पे बेचता है तो 120 रुपया क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। यह है हमारा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपया, तो विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि 10% पानी मिलाता है तो 10% पानी मिलाएगा तो एक kg है तो हो जाएगा कितना? 10% पानी मिला देंगे तो ये जो दूध का वजन हो जाएगा वो हो जाएगा 1.1 लीटर। सॉरी लीटर होगा, यहाँ kg नहीं होगा, लीटर लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम निकालेंगे तो उसका कितना प्रतिशत लाभ होगा पानी मिलाने के बाद? तो ये हो जाएगा दोस्तों तो 1.1 kg और विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 120 रुपया। तो इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 132 रुपये। तो वहीं तो इसका जो लाभ हो जाएगा दोस्तों, लाभ कितना हो जाएगा? 100 क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है? 132 रुपया है और क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो जो हो जाएगा लाभ हो जाएगा 32%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी मैथ से है और इसका जो आंसर होगा दोस्तों इसमें देखिए ये दिया हुआ है कि 25,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग, पहले वर्ष लगता है 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6%। तो 3 वर्ष के बाद मृतधन पूछता है। तो मृतधन का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है A = P × 1 + R/100। अब यहाँ देखिए हर बार रेट बदल रहा है तो इसको इस फार्मूले पे बैठा देंगे R1 1 + R2/100 और 1 + R3/100। और इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे R1 की जगह 4%, R2 की जगह 5% और R3 की जगह 6% और P हमें पता है कितना दिया हुआ है 2,50,000। तो इस दोनों को पुट करेंगे और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा आपको 29 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 289,380 रुपये। ठीक है, तो आप लोग इसको फॉर्मूला पे पुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब 100 में से किसी संख्या का 25% घटाया जाता है तो 100 में से 25% घटाया जाता है तो 25% जो होता है दोस्तों, मान लीजिए संख्या क्या है x। अब इसका 25% घटाएंगे तो 25% क्या होता है? 1/4 होता है। 25% वही ना होगा, 25/100 करेंगे तो 25/100 करेंगे तो 1/4। तो 100 में से 25% घटाएंगे तो पूछ रहा है
तो वो उसका शेषफल वही संख्या होगा। तो जो संख्या है x वही संख्या हो जाएगा ये। तो अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स अपॉन 4 इजकल टू एक्स। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 80। इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 80। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रयास किया था? तो कौन था जो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रयास किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विधवा विवाह में भी और महिला शिक्षा में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अय्यर बांध डैश नदी पे बनाया गया है। तो अय्यर बांध जो है दोस्तों ये बनाया गया है दामोदर नदी पे, और ये झारखंड में बनाया गया है। ठीक है, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सिराको जो है दोस्तों सहारा रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क और रेत भरी हवा है। ठीक है, इसका सही। वहीं अगर चिनूक की बात करें तो चिनूक जो है वो यूएसए में चलने वाली गर्म हवा है। वहीं हरमटन का बात करें तो हरमटन जो है दोस्तों ये सहारा रेगिस्तान में चलने वाली है। और वहीं काराबूरान जो है ये जो हो जाएगा मध्य एशिया में चलने वाली गर्म हवा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण सूरज उगते एवं डूबते समय लाल दिखाई देता है? तो दोस्तों सूरज उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है किसके कारण? तो ये दिखाई देता है परिकिरणन के कारण। परिकिरणन के कारण सूरज क्या होता है? लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट मतलब कि विषैला पदार्थ बनाता है कौन? हीमोग्लोबिन के साथ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो सूत्र है CO से भी कहीं पे दिया रहे CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के जहरीला बना देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भारत की संचित निधि के भाग है? तो भारत का जो संचित निधि का भाग है दोस्तों वो कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो तीनों हो जाएगा दोस्तों, राजस्व भी है, कर भी है, ऋण भी है। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा जारी सभी राजस्व कर जो होता है वो संचित निधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है चुंबकीय प्रेरण पे सिद्धांत पे काम नहीं करता। वहीं डायनमो की बात करें, माइक्रोफोन की बात करें और लाउड स्पीकर की बात करें तो ये तीनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी बोल लीजिए। ये दोनों जो है मानव और प्रकृति के बीच एक तरह का महत्वपूर्ण कारक के बीच में काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से मैथ से पूछा गया है। इसमें है कि एक सवारी रेलगाड़ी में 18 बोगी है, प्रत्येक बोगी की लंबाई 15 मीटर है। ठीक है, 18 बोगी है और प्रत्येक बोगी की लंबाई 15 मीटर है। रेलगाड़ी किसी इलेक्ट्रिक पोस्ट को 15 सेकंड में पार कर जाती है। कुछ समय के कारण तीनों बोगियों को अलग कर दिया जाता है। जब रेलगाड़ी इलेक्ट्रिक पोस्ट को कितने सेकंड में पार करेगी? तो देखिए इसके लिए सबसे पहले देखिए रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी वही दूरी हो जाएगी। तो दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों? रेलगाड़ी की लंबाई, तो दूरी निकालेंगे तो दूरी हो जाएगी 18 गुने 15। ठीक है, ये हो जाएगी दूरी। तो और दूरी दिया हुआ है और समय क्या है 15 सेकेंड। तो हम क्या निकाल लेंगे? रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे, दूरी बट्टे समय हो जाएगा। तो 18 गुने 15 बट्टे में 15 करेंगे तो क्या चाल आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा क्या चाल। तो चाल क्या आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है इसमें से कि कुछ समस्या के कारण 3 बोगी को अलग कर दिया जाता है। तो 3 बोगी को अलग कर दिया जाएगा तो बोगी कितना बचेगा? 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 बोगी। तो अब जो
अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है और समय पूछ रहा है। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, दूरी, तो दूरी 15 बोगी का ही लंबाई लेंगे, तो 15 गुने 15 और कितना समय लग रहा है, तो 18 समय लग रहा है। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम जो आएगा वो 12.5 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, निम्न में से कौन घर्षण बल की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो घर्षण बल की विशेषता में कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा कि द्रव सतहों के मध्य घर्षण अधिक, ठोस सतहों के मध्य घर्षण सबसे कम और वायु सतहों के बीच घर्षण सबसे कम घर्षण होता है। ये गलत जवाब है, ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा घर्षण जो होता है ठोस के बीच होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को किसी निश्चित प्रतिशत दक्षता से वेध सकता है। यदि मौसम तूफानी हो जाए तो उसकी दक्षता 20% घट जाएगी। यदि जब मौसम तूफानी है तो 300-350। ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको करने में टाइम लग रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है, इसका आंसर लगा देते हैं। इसका जो आंसर है 175 शॉट होगा। और इस सेट का जो भी एक्सप्लेनेशन है हम PDF के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी दोस्तों मैथ का है। ठीक है, इसका भी आंसर लगा देते हैं। इसका जो सही जवाब है वो 16 दिन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का निर्माण किया जाता है। तो बीज रहित फलों का निर्माण जो किया जाता है दोस्तों वो किस हार्मोन का प्रयोग करके किया जाता है। तो ये जो किया जाता है जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताइए जिसे भारत द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुव शास्त्र। कौन लॉन्च किया है दोस्तों, ध्रुव शास्त्र को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पटना किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों पटना जो स्थित है किस नदी के किनारे है, तो आप सभी लोग जानते हैं गंगा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन फिर मैथ्स है दोस्तों, चलिए बन जाएगा इजली। इसमें दिया है 5 छात्रों का अंक दिया हुआ है, 5 छात्रों का अंक दिया हुआ है 25, इतना तो औसत अंक पूछ रहा है। तो औसत अंक हम कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, सबको ऐड कर देंगे, औसत टोटल को ऐड कर दीजिएगा और 5 जितने संख्या है उतने से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 34। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रीय गीत इंडियन नेशनल आर्मी का मार्चिंग गीत जो है कदम कदम बढ़ाए जा की रचना किया है। तो इसका जो रचना किया है कदम कदम बढ़ाए जाए, ये मार्चिंग गीत है इंडियन नेशनल आर्मी का। तो ये इसका जो रचना किया गया है दोस्तों राम सिंह ठकुरी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो राम सिंह ठकुरी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से क्वेश्चन है, इसका क्रियान्वयन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किया जाता है। तो इसका ये सही है दोस्तों, इसका जो क्रियान्वयन किया जाता है वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा ही किया जाता है। अगला है, यह बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट MFI द्वारा कोलेक्ट्रल फ्री लोन स्कीम है। तो बिल्कुल ये फ्री लोन स्कीम है। अगला है, इसमें 3 उत्पाद शिशु, किशोर और तरुण बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी। ठीक है, तीनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना किया गया था दोस्तों 1950 में किया गया था। और पूछे कब, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, वह इसका नाम अब दिया गया है। इसका नाम अब बदल के 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, और पहले इसका जो कार्यकाल होता था वो 5 साल का होता था, लेकिन अब इसका कार्यकाल, नीति आयोग का जो कार्यकाल होगा वो 1 साल का होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन का सरोकार कामों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ
यह कथन किसका है? तो प्रशासन का सरोकार कामों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्य की प्राप्ति के साथ। यह कथन दोस्तों, तो ये कथन जो दिया गया है वह लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है, लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, तो इसमें देख लीजिएगा, जो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा यू एक्स। ठीक है, इसमें देखिए इस तरीके से है, डी से जी के एन आर। तो जब भी हम इस तरीके इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना का अंतर हो रहा है। तो इसमें देखिए +3 का अंतर हो रहा है डी से जी जाने पे, फिर यहाँ +4 का, फिर +3 का, फिर +4 का, और तो अगला जो हो जाएगा दोस्तों वो +3 के अंतर पे होगा, तो ये हो जाएगा यू। और सेम इसमें इस वाले टर्म में देखेंगे सेम तरह का है, +4 +3 +4, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यू एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो भारत में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र जो है दोस्तों वो बंगाल गजट है। बंगाल गजट जो है पहला समाचार पत्र है, जिसको 1780 ईस्वी में छापा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आयतन 64 घन मीटर है। देखिए अब घन का आयतन दिया हुआ है, तो आयतन दिया हुआ है तो इसका एक साइड पता हो जाएगा। इसका एक साइड क्या होता है, रूट अंदर ये हो जाएगा 64, तो इससे हमें ए पता हो जाएगा 4। और अगर पूछ रहा है हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला होता है 6a²। तो यहाँ पे ए के वैल्यू 4 डालेंगे तो आपको जो हो जाएगा 6 × 4 × 16, तो 16 × 6 = 96, तो 96 वर्ग मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाइकेन बनी होती है। तो लाइकेन बनी होती है किसकी? तो लाइकेन जो बनी होती है दोस्तों वो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनी होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों नूर सुल्तान जो है वो राजधानी है किस देश की? तो कजाखस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान है। अगला क्वेश्चन है, स्टेइंग इन होम्स के संदर्भ में मेडिकेरे और कुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये जो है दोस्तों कर्नाटक राज्य से है। एक्चुअली कर्नाटक और गोवा में अभी इस तरह की परंपरा चल रही है कि जो भी गेस्ट जाते हैं या फिर टूरिस्ट जाते हैं उसको अपने घरों में रुकाया जाता है, जिससे उसकी अर्निंग होती है। तो इसको जो कर्नाटक में बोला जाता है वो बोला जाता है मेडिकेरे और कुर्ग। वहीं अगर गोवा की बात करें तो गोवा में इसको बोला जाता है हेरिटेज। गोवा में इस तरह की परंपरा को क्या बोला जाता है? हेरिटेज। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो महात्मा बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण या इसका मतलब होता है मृत्यु, शरीर त्याग किए थे, वो कहाँ पे? तो कुशीनगर, जो कि मल्लों की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ पे किए थे। और पूछे कब किया, कब इनकी महापरिनिर्वाण हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 483 ईसा वर्ष पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो प्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था और 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वहीं बेलगांव अधिवेशन जो है दोस्तों ये गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था 1924 ईस्वी में। ये भी पूछता है बार बार। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बार जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 10 बार हुआ था कोलकाता में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश जलवायु जोखिम प्रकाशन को अनिवार्य किया है? तो दोस्तों जलवायु जोखिम प्रकाशन को अनिवार्य करने वाला देश जो है वो कौन है? तो वो बन गया है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय लोक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय लोक सेवा का जो जनक कहा जाता है दोस्तों वो कर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय तर्ज पर जिला कलेक्टरों की नियुक्ति किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो यूरोपीय के तर्ज पे जिला कलेक्टर की जो नियुक्ति जो स्टार्ट हुआ था वो गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत को समर्पित जयतु भारतम नामक गीत किसने गाया है? तो जयतु भारतम नामक जो गीत है दोस्तों वो कई सिंगरों के मिलके गाई है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें से सभी आशा भोसले, शंकर महादेवम, लता मंगेशकर, कुमार सानू, सोनू निगम, बहुत सारे सिंगर है, सब ने मिलके गाया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार माना गया है? तो सूचना का जो अधिकार है दोस्तों, इसको भारतीय अनुच्छेद 19 में रखा गया है, 19 के फर्स्ट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 25 ग्राहक एक सुपरमार्केट में एक बाहर कतार में खड़े हैं। कतार में खड़े एक ग्राहक राहुल को बाएं, तो देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा 16वीं जगह पे। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे, हम पीडीएफ डाल देंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आर्कटिक में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? ये क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी नहीं, दरोगा पीटी एग्जाम में भी इस बार पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा तो हो जाएगा रूस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन दोस्तों असत्य है भारत परिषद अधिनियम 1861 का? तो इसमें हो जाएगा, वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की थी जिसकी अवधि 1 वर्ष था। देखिए यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन जो 1 वर्ष दिया है ये नहीं होगा, इसका जो होगा 6 माह के लिए ही दिया गया था वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति। बाकी और जो भी है वो कथन सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15% और 5% के दो क्रमिक छूटों के समकक्ष एकल छूट ज्ञात करें। तो ठीक है, तो मतलब कोई सामान बिक रहा है, बेचा जा रहा है, तो पहले मान लीजिए इसका अंकित मूल्य 100 रुपया है। बोल क्या रहा है, पहले 15% का इस पर डिस्काउंट देगा, तो हो जाएगा कितना का, तो 85 रुपये का। और फिर इस पर 5% का दे रहा है, तो दोस्तों 85 का 5% निकाल लेंगे, तो इसका जो हो जाएगा 71 पॉइंट, अब निकालेंगे इसका 5% और माइनस करेंगे तो हो जाएगा 71.75। तो इसमें पूछ रहा है कि टोटल छूट कितना हुआ, तो उसको 100 में से घटा लेंगे, तो ये जो हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा 19.25 आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो हम पीडीएफ डाल लेंगे इसका डिटेल से, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था वो डीके कर्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डीके कर्वे के द्वारा। और कहाँ पे किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था बम्बई में 1906 ईस्वी में। ठीक है, 1906 ईस्वी में। और एक जगह और किया गया था इसके द्वारा 1916 में पुणे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्रेजरी बिल की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो भारत में ट्रेजरी बिल की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वो कब किया गया था? तो 1917 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो लुप्त पद है ये ज्ञात करना है दोस्तों। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले घटा के देख लेंगे। तो इसको जब भी घटाएंगे तो देखिए क्या आ रहा है, तो 20, और यहाँ क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 65, 100। फिर यहाँ कितना आ रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ना 80 का डिफरेंस है, यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ जो आएगा वो 80 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो इसका 61 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 605। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 180, 100 का डिफरेंस है, यहाँ 180 का डिफरेंस है, और वहीं यहाँ बात करें तो 260 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों के बीच में 80 का डिफरेंस है, फिर इसके दोनों के बीच में क्या है, 80 का ही डिफरेंस है। तो 2 बार माइनस करके करेंगे और उसके बाद जो करेंगे तो यहाँ 260 जोड़ देंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 605 आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है दोस्तों वो किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों 2 ऐसा ग्रह है जिसका अपना उपग्रह नहीं है, एक है बुध और दूसरा है शुक्र। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
तृतीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो दोस्तों तृतीय सेक्टर का जो क्रियाकलाप नहीं है वो हो जाएगा मछली पर पकड़ना, ये प्रथम सेक्टर का है। बाकी सभी जो है दोस्तों व्यापार, दूरसंचार और बीमा तृतीय सेक्टर का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक सातवाहन वंश से संबंधित है? तो सातवाहन वंश से पूछ रहा है, तो सातवाहन वंश से गौतमीपुत्र सतकर्णी भी हो जाएगा, वशिष्ठ पुत्र पुलमामी भी और हाल भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, सभी सातवाहन वंश से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोटाला सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उजागर हुआ था? मतलब सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई के द्वारा उजागर हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों आदर्श आवासीय घोटाला हुआ था, कोल ब्लॉक भी हुआ था, लेकिन 4G घोटाला नहीं हुआ था। 2G रहता तो ये सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और सी, चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होते समय पटना का आयुक्त कौन था? तो बिहार में 1857 का विद्रोह के प्रारंभ होते समय पटना का जो आयुक्त था दोस्तों वो विलियम टेलर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5 और उसका लघुत्तम समानुपात और उसके महत्तम समानुपात से 42 अधिक है, तो उसमें बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 15। ठीक है। दोनों का पहले ऐसे मान लेंगे, इसका क्वेश्चन क्या है 3x मान लीजिए एक संख्या 5x, फिर दोनों का HCF देखेंगे, मतलब महत्तम समानुपात क्या हो जाएगा, तो दोनों में जो कॉमन है वो हो जाएगा, वहीं LCM क्या हो जाएगा, दोनों वो हो जाएगा 3:5 × x हो जाएगा। अब देखिए दोनों का अंतर दिया हुआ है 42, तो दोनों को घटा लेंगे, 42 दोनों को घटा के 42 करेंगे तो जो x का वैल्यू आ जाएगा उसको अगर 5x से गुना कर देंगे तो बड़ी संख्या हमको मिल जाएगा, तो बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 15। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में पिनाक मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो पिनाक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो पहला नंबर हो जाएगा, यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। ठीक है। तो ये जो है दोस्तों पिनाक मिसाइल एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? लंबा क्वेश्चन है जिसका दिक्कत हो रहा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केवल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश से बना है। इसके पास मानवाधिकार से संबंधित मामलों में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव है। ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये इसका सही हो जाएगा आंसर क्योंकि ये गलत है, बाकी सब सही है। ह्यूमन राइट कमीशन का स्थापना 1993 में हुआ था, यहाँ गलत पूछ रहा है। और वहीं बात करें, इस आयोग पर पास अभियोजन पक्ष की शक्ति नहीं है, यह केवल सिफारिश कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, सिफारिश कर सकता है। और आयोग के कार्यों में अपनी पहल पर यह मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत पीड़ितों द्वारा प्रस्तुत याचिका पर पूछताछ इसमें कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो सत्यशोधक समाज का जो स्थापना किया गया था दोस्तों वो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। और पूछे कब किया गया था, तो 1873 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महामारी के दौरान सरकार डैश अधिकारों को आम जनता के हित में प्रतिबंधित कर सकती है? तो महामारी के दौरान जो है दोस्तों वो स्वतंत्रता के अधिकार को क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, अगर थीटा कोण से घुमाया जाता है किसी दर्पण को तो परावर्तित किरण का जो घूर्णन होगा वो 2θ हो जाएगा। ठीक है, 2θ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है जहां उसका स्वयं का निर्वाचन विधानसभा नहीं हो? तो ऐसा यूटी जहां पे विधानसभा नहीं हो तो वहां का जो प्रशासन चलाने का जिम्मेदारी होता है दोस्तों वो होता है राष्ट्रपति के पास। और अगर वैसा यूटी जैसे कि दिल्ली जहाँ पे विधानसभा है तो उसका जो शासन चलाने की जिम्मेदारी होती है वो लोकल गवर्नर LG के पास होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम PDF के रूप में दे देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में लोगों द्वारा किए गए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो प्रकृति में लोगों द्वारा किए गए परिवर्तन को कहा जाता है दोस्तों
एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रपति पद पर रहे व्यक्तियों में से कौन है जो भारत के उपराष्ट्रपति पद पे भी रह चुके हैं? तो दोस्तों इसमें से दो आंसर सही है, मोहम्मद हयातुल्ला और शंकर दयाल शर्मा, दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे भी रहे हैं और राष्ट्रपति के पद पे भी रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन मैथ से है, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 33.1/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो भारत के तटीय मैदान के में जो है दोस्तों, तो बोल रहा है पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग कोंकण तट है। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, कोंकण तट नहीं है, ये हो जाएगा मालाबार तट। तो पश्चिमी तट जो है दोस्तों भारत का, ये पश्चिमी तट है, तो इसका जो सबसे दक्षिणी भाग है ये है मालाबार तट। ठीक है, वहीं पूर्वी तट जो है दोस्तों, पूर्वी तट का जो उत्तरी भाग बोल रहा है वो उत्तरी सरकार है, सही है, तो ये उत्तरी भाग है, उत्तरी सरकार है। और पूर्वी तट का जो दक्षिणी भाग है दोस्तों, तो दक्षिणी भाग जो है कोरोमंडल तट है, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्यावरण दिवस पर पानी रे अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया है? तो पानी रे अभियान जो शुरू किया गया है दोस्तों, ये शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम नेपाल से है? तो नेपाल से किसका किसका उद्गम है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा घाघरा, गंडक और कोसी, तीनों का उद्गम नेपाल से होता है, वहीं रामगंगा का नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था किसका उद्गम नहीं है, तब एक आंसर होता रामगंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका तीनों आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 82 का, तो ये हो जाएगा आपको 5। अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों वो हो जाएगा पारसेक। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होता है। ठीक है, और वहीं एक लाइट ईयर की बात करें तो एक लाइट ईयर में जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्या का औसत 21 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, टेंशन नहीं लेना है इसका। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मोरेन। मोरेन जो है त्रिपुरा में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है, ये असम में है। बाकी सब सही है, बसीन अरब सागर में है, कलोल जो है गुजरात में है, और नहरकटिया जो है असम में है, और मोरोन भी है जो दो असम में है। ठीक है, अगला है, किस गवर्नर जनरल के काल में ब्रिटिश राज में सिंध का विलय हुआ था? तो सिंध का विलय जो हुआ था ब्रिटिश राज में, वो हुआ था दोस्तों किसके काल में? तो एलन बरो के काल में हुआ था। और पूछे कब हुआ था, तो 1843 ईस्वी में हुआ था। और एक चीज़ और हुआ था, रविवार की छुट्टी भी इसी के समय स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल पर लिखी गई पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो इंडिया टुडे जो पुस्तक है उसके जो लेखक थे दोस्तों वो कौन थे? तो वो थे रजनी पाम दत्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का जो सिद्धांत वाक्य है वो क्या है? तो वो है मैं नहीं परंतु आप, मैं नहीं परंतु आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनों में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय मतलब कौन? डाईमैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कॉपर प्लस। कॉपर प्लस क्या है? डाईमैग्नेटिक है। अगला क्वेश्चन है, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक जो है वो इसके लेखक कौन है? तो ये जो लिखा गया है दोस्तों फंग फांग के द्वारा लिखा गया है, चाइनीज लेखक है फंग फांग, उसके द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु रोग नहीं है? तो दोस्तों चेचक जो है वो जीवाणु रोग नहीं है, ये विषाणु के द्वारा होता है। बाकी हैजा, डिप्थीरिया और प्लेग ये तीनों जो है जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, समलम चतुर्भुज से, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसके सलाह पर की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है वो किसके सलाह पर किया जाता है? तो वो किया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया और कब किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था 13 सितंबर 1946 को, तीसरा बैठक जो हुआ था संविधान सभा का उसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें भी सेम ऐसे देख लीजिएगा दोनों में कितना का अंतर है तो आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथ से है, दो संख्या दिया हुआ है उसका अनुपात है, लघुत्तम दिया हुआ है इतना, तो इसका मान बता रहा है। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 11:4। अगला क्वेश्चन है, 6 सदस्यों का एक परिवार जिसमें विवाहित जोड़े हैं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दामाद, तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ स्टैक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनएचएस ऐसा निर्णायक सेट है जो डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव को क्रियान्वित हेतु आवश्यक है। तो दोस्तों ये सही है। अगला है, यह केंद्र और राज्य दोनों के नीति और सरकारी क्षेत्रों को प्रयुक्त की जाने वाली एक राष्ट्रीय साझेदारी पूर्ण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा दोनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थैलोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो थाइलोफाइटा के अंतर्गत जो शामिल किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है किसको? तो इसके अंतर्गत सभी को शामिल किया जाता है, शैवाल को भी, कवक को भी, जीवाणु को भी। अगला क्वेश्चन है, मनरम होता है। तो मनरम जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो मनरम होता है क्या होता था? तो मनरम होता था राजा की जो सभा होती थी उसको मनरम करते थे। तो इस तरीके से हमारा 100 सेट कंप्लीट होता है। और मैथ और रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ है उसको हम PDF बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज से डेली मेंस एग्ज़ाम तक एक एक सेट चैनल पे अपलोड होगा, आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर किया जा सके मेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, थैंक यू।